अभी सरस्वती वंदना में अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने स्वयं ही सरस्वती वंदना में अपनी आवाज दे करके वंदना को गौरवान्वित किया और हमारे कार्यक्रम को बहुत ही गौरव प्रदान किया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का जो हमारा विषय है ऐतिहासिक शोध की नवीन अवधारणाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि शोध ऐसी विषय होता है कि किसी भी विषय के बारे में उस रिसर्च करना, यानी उसके बारे में पूरे तरीके से जानना रिसर्च कहलाता है। समाज में चाहे कोई भी विषय हो, इतिहास वो विषय है जिसका जो कि हर विषय का आधार है, चाहे वो कला संकाय के विषय हो, चाहे वो विज्ञान संकाय के विषय हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, बिना इतिहास के या बिना ऐतिहासिक शोध के वो पूरा नहीं हो सकता। तो आज का जो मेरा विषय है वो मैंने या हम सब ने मिलकर के इसलिए लिया कि ऐतिहासिक शोध का क्या महत्व है। ऐतिहासिक शोध के द्वारा हम अतीत की घटनाओं के बारे में देखते हैं और जो हमारे प्राथमिक सोर्स और अन्य सोर्स जो होते हैं उनसे हम अतीत की घटनाओं को लेकर के वर्तमान के विषय में देखते हैं और भविष्य कैसा होगा इसका भी निर्धारण हम ऐतिहासिक शोध के आधार पर करते हैं। और नवीन अवधारणाएं इसलिए जोड़ी गई हैं कि जो हमारे शोध हो चुके हैं, ऐतिहासिक शोध जो हो चुके हैं और जो हमारे इतिहासकारों ने शोध किया है, तो बहुत से भारतीय, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत अधिक उतार चढ़ाव आए हैं और क्रम से जो भी इतिहासकार थे उन्होंने अपने अनुसार जो घटनाएं देखी या समय परिस्थिति काल के अनुसार जो भी शोध किए उनको उन्होंने लिखा। लेकिन आज वर्तमान समय में जरूरत है ऐतिहासिक उन शोधों को करने की, ऐतिहासिक शोधों को जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सामने आती है और जिसमें जैसे कि चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो या कोई भी समाज का कोई भी क्षेत्र हो, उन सब में हमारे ऐतिहासिक शोध करके एक नवीन विचार को लाना है और उसके बारे में उसका क्या महत्व है। जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल में ईरानियों का, यूनानियों का, कुषाण, शक, हूण, ये सभी बाह्य आक्रमणकारी आए लेकिन यही की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिए। लेकिन जो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जो मुस्लिम युग चला, इस युग में हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारा जो ऐतिहासिक शोध था उसमें भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम युग के बाद जब अंग्रेजों का युग आया तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ऐतिहासिक शोध का जो मूल स्वरूप था वो सामने नहीं आ पाया। तो आज ये जरूरत है कि आज हम जब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, तो ऐसे समय पर हम ऐतिहासिक शोध को, उन शोध के द्वारा हम उन चीजों को उजागर करें जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारी गरिमा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को दिया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को दिया है, उसे हमें उजागर करना है और एक नया दृष्टिकोण लेकर के आना है। और इसी विषय के साथ हमारे आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और मैं पुनः हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीता सिंह मैडम से आग्रह करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम में सर का, मुख्य अतिथि महोदय का और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और जितने लोग भी हैं वो उनका वो स्वागत करेंगी। और हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर नीता सिंह मैडम, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू विभा मैडम। इतिहास विभाग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार जिसका विषय है न्यू कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सर्विस कमीशन प्रयागराज, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के माननीय प्रोफेसर शरण विश्वकर्मा जी,
बुडापेस्ट हंगरी के रिसर्च फेलो रॉबर्ट मल्लोड जी, प्रियंका जी दिल्ली से, वेबिनार की संयोजक डॉक्टर नीता बेबाशवाली, आयोजक डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, आयोजक सचिव सह सचिव डॉक्टर सुधा सोनी जी, विभाग के सभी सदस्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शोधार्थी, छात्राएं एवं लिंक से जुड़े हुए सभी अतिथि, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के इतिहास विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत इस सत्र में न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च विषय पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ईश्वर शरण विश्वकर्मा, चेयरमैन यूपी head of department history, Deen Dayal Upadhyay, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की गरिमा में उपस्थित थी एवं मार्गदर्शन युवा छात्राओं थैंक यू मैडम। अभी हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीता सिंह मैडम ने स्वागत भाषण में सर को, हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की उन्होंने अनुमति दी है। अब मैं जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और साथ ही प्रमुख वक्ता भी हैं, आदरणीय ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, आपको मैं आमंत्रित करती हूं। और उनके पहले मैं प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का जीवन परिचय बतलाएंगे। प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी जी। आज के इस शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के इतिहास विभाग के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा साहब, विशिष्ट अतिथि रॉबर्ट बेलॉग जो हंगरी बुडापेस्ट से जुड़े हुए हैं, और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए देश के कोने कोने से सभी प्रतिभागीगण, हमारी सम्माननीय प्राचार्य, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष कन्वीनर डॉक्टर विभा श्रीवास्तव जी और विभाग के सभी सदस्य डॉक्टर अमरजीत सिंह जी एवं अन्य सभी प्रतिभागीगण, मुझे सौभाग्य से डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव जी का निर्देश हुआ है कि मैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं और प्रमुख वक्ता भी हैं, मैं उनके बारे में संक्षिप्त में अपना विचार रखूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर विश्वकर्मा जी के बारे में दो शब्द बोलने का अवसर पा रहा हूं। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है,
फिर भी औपचारिकता का निर्वाह करने के लिए मैं संक्षिप्त में उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में जून 2020 तक प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपने परास्नातक की डिग्री के पश्चात 1982 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी और 1999 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आप प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, प्राचीन भारतीय कला, स्थापत्य और ऐतिहासिक भूगोल के प्रतिष्ठित और स्थापित विद्वान इतिहासकार हैं। अकादमिक उपलब्धियों के अंतर्गत आप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के लगातार 2 टेन्योर 2015 से 2018 एवं 2019 से 2022 जो अभी चल रहा है, इसके सम्मानित सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय संग्रहालय परामर्श मंडल नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में भी आप सदस्य हैं। आपके 3 ग्रंथ प्रकाशित हैं एवं 2 प्रकाशनाधीन हैं। आपने 9 ग्रंथों का संपादन किया है एवं अनेक पुस्तकों की चैप्टर राइटिंग किया है। आपने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की इतिहास दर्पण और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की अर्धवार्षिक शोध पत्रिका इतिहास का सफलतापूर्वक संपादन भी किया है। आपके 81 शोध पत्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी आपके 50 से अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके निर्देशन में 1 दर्जन से अधिक छात्र पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आप जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में रिसर्च फेलो एवं अनेकों अकादमिक संस्थाओं से संबद्ध रहे हैं। 1982 से लगातार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, परिसंवादों एवं अधिवेशनों का आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है एवं 100 से अधिक शोध पत्रों का वाचन भी किया है। आपने अनेक पुरातात्विक उत्खनन, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्य करते हुए अनेकानेक विषयों पर विशिष्ट एवं उल्लेखनीय व्याख्यान दिए हैं। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। संप्रति आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और प्रयागराज में निवासरत हैं। आज का जो विषय है न्यू कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध की नवीन अवधारणाओं के अंतर्गत हमें विस्तार से प्रोफेसर विश्वकर्मा साहब का मार्गदर्शन और पाथेय प्राप्त होगा, परंतु संक्षेप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्य रूप से अब इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है और इस दिशा में इतिहासकारों द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। दरअसल इतिहास का एकांगी लेखन अभी तक किया गया है और अब ऐतिहासिक न्याय की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। ऐतिहासिक लेखन अब केवल राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, दरबारियों, संधि समझौतों तक सीमित नहीं रहा है। अब अभी तक उपेक्षित तबका जो रहा है, किसान, मजदूर और जन सामान्य का इतिहास भी लिखा जाने लगा है और इसी दिशा में शोध कार्य भी हो रहे हैं। इतिहास की व्याख्या का यह तरीका हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इतिहास नीचे से के नाम से भी जाना जाता है। इसे जनता का इतिहास लेखन भी कहा जाता है। ऐतिहासिक शोध में से कलेक्शन ऑफ न्यू डाटास के अंतर्गत इतिहास में बीच की कड़ियां जो टूट गई हैं और उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अभी बहुत से राजतंत्र ऐसे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जिनके उदय और अस्त होने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है जिसको अभी पहचाना नहीं जा सका है। भारतीय इतिहास में वस्तुनिष्ठा के स्थान पर व्यक्ति निष्ठा अधिक दिखाई देती है।
इसके कारण भारतीय ऐतिहासिक परिदृश्य विकृत हो गया है। उनके द्वारा क्रूरतापूर्वक अतीत के गौरव और सांस्कृतिक विरासत को उपेक्षित किया गया है और इसके स्थान पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत तथ्यों को प्रतिष्ठित किया गया। अतः अब नवीन अवधारणा के अंतर्गत गलत तथ्यों को मान्यता न मिले और भारत की एक सच्ची तस्वीर प्रकट हो सके, देश के साथ और देश के इतिहास के साथ न्याय हो सके, यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। आज इसी गंभीर विषय पर हमारे अतिथि वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला जाएगा ताकि इतिहास के अध्येताओं और शोधार्थियों को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हो सके। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ प्रोफेसर विश्वकर्मा जी को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर महेंद्र द्विवेदी जी। और मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने हुए पद पर नहीं चलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने हुए पद पर नहीं चलते, बल्कि स्वयं अपना पद बनाते चलते हैं, स्वयं अपना पद बनाते चलते हैं। उन्हीं में से हमारे आज के परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और प्रमुख वक्ता हैं। आपकी विद्वता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है और ऐसे मुख्य अतिथि महोदय को मैं आमंत्रित करते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी। नमस्कार। आवाज जा रही है? जी सर। जी सर, जी सर। जी। याम मेधाम देवगणा पितरश्च पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाग्नि मेधा में वरुण ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु। भारतीय परंपरा, भारतीय ऋषि परंपरा मेधा की उपासना रही है। आज के इस अवसर पर हम मेधाग्नि से प्रार्थना करते हैं कि इस शासकीय महिला सशस्त्र महाविद्यालय रीवा के सारे बंधु भगिनी ने जो ये उपक्रम शुरू किया है, यह उसी मेधा संपन्नता के साथ पूर्णता को प्राप्त हो और इसका लाभ है प्रसाद रूप में सभी को मिले, उनकी मेधा के लिए, मेधावी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए। यह बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए है कि विंध्य क्षेत्र की इस उर्वरा भूमि से संकल्पित भाव लेकर के जो शासकीय महाविद्यालय रीवा है, जिसके प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह जी ने अपने अपने शब्दों से जो भाव व्यक्त किया, और सबसे बड़ी बात है कि जो इतिहास विभाग है उस महाविद्यालय का, वह बड़ा उर्वर है। मैं जब देखता हूं अपने मित्रों को, मैं जब देखता हूं प्रोफेसर डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव जी को, विभा श्रीवास्तव जी को, उनकी क्षमता को, उनके उत्साह को, मुझे लगता है कि इतिहास की सही प्रेरणा उनके भीतर है। प्रोफेसर महेंद्र मणि जी जो साथ में उस पूरी भावधारा आगे बढ़ाते चलते हैं, तो सुधा सोनी जी और सभी हमारे जो बंधु भगिनी हैं, ये सब उसी यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। मैं सबको, मैं अपने अंतर मन से उनके भीतर बैठी हुई इतिहास पुरुष उस आत्मा को नमन करते हुए मैं आज के इस विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक और तो बधाई हो आप सबको कि आप सबने अपने महाविद्यालय के इस इतिहास के फलक से आपने इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया है। इस आभासी दुनिया में जहाँ सब लोग वर्चुअल हैं, वो सौभाग्य हमको नहीं मिल पा रहा है कि हम आकर के आपके बीच में आपके साथ बैठ करके, आपके साथ संवाद करके विषयों की कड़ी में अपनी कड़ी को जोड़ें। वो भी समय आएगा, लेकिन जो हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है, जो हमारी संस्कृति परंपरा ने हमको सिखाया है, आज हम उसका उपयोग करते हुए दूर से ही सही सबका अभिवादन नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे संयम, यह हमारे धैर्य, यह हमारी सामयिकता
और उसके चिंतन का परिणाम है। बहुत अच्छा विषय रखा है प्रोफेसर विभा जी ने, और यह बहुत ही सार्वभौमिक विषय है, इंटरनेशनल टॉपिक है। ये दुनिया के सभी देशों के लिए, सभी क्षेत्र के मानवों के लिए, सभी क्षेत्रों के इतिहास के लिए उपयोगी है। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, निश्चित रूप से वह एक बड़ा फलक ले लेता है, क्योंकि हम विभिन्न कालखंडों के इतिहास लेखन से अलग हट करके हम बड़े फलक पर आते हैं। न्यू कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये बड़ा फलक है, और मुझे लगता है इसीलिए आपने एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर रॉबर्ट बलोचा को भी आमंत्रित किया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल यूरोपियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक जो बुडापेस्ट का है, हंगरी में, वहाँ फेलो हैं। निश्चित रूप से आपके इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे देश की इतिहासकार, इतिहास की अध्येताएं, इतिहास की पीढ़ियां उनके विचारों को भी सुनेंगी, और इस अर्थ में इतिहास का जो वैश्विक धरातल है वह स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ हम जब सब लोग इतिहास लेखन की बात करते हैं तो दो तीन बातें ध्यान रखते हैं। ये बातें ध्यान रखते हैं कि इतिहास की मूल अवधारणा क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे वैदिक वांग्मय में, हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे जैन बौद्ध साहित्य में और उत्तरवर्ती तमाम सारे ग्रंथों में इतिहास की बहुत चर्चा है। तो ब्राह्मण तो यहाँ तक कहता है कि इतिहास नित्य के अध्ययन और अध्यवसाय का विषय है, सबको करना चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। ऐसे बड़े फलक पर जहाँ इतिहास की इतनी अनिवार्यता हो, वहां हम इतिहास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रामाणिक इतिहास लेखन की दिशा में क्या उभार पाते हैं, इसका चिंतन आज के इस फलक पर सारे विद्वान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारत का इतिहास का विद्रूपीकरण हुआ है। 1770 में चार्ल्स ग्रांट ने इस हिंदुस्तान के बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया था, जिसको हम अवलोकन कहते हैं चार्ल्स ग्रांट का, उसने बहुत सोच विचार करके हिंदुस्तान की तस्वीर सामने रखी थी यूरोपियंस के सामने। वो तस्वीर ये थी मित्रों कि इस देश के दो नाम हो गए, एक भारत हो गया, दूसरा इंडिया हो गया। यह जो कड़ी है, यह आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमको देखना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी दो अभिधानों के बीच में झूलती रहती हैं। हम बड़ी आसानी से इतिहास को हिस्ट्री कह देते हैं, भारत को इंडिया कह देते हैं। सच्चाई यह है, इतिहास का तथ्य यह है कि भारत इंडिया नहीं है, इतिहास हिस्ट्री नहीं है। थोड़े समय के लिए मैं अनुरोध करूंगा सभी प्रतिभागियों से कि हमने इस ब्रिटिश कालखंड में तमाम सारे समझौते किए, समय के साथ हम उसको व्यवहार में भी ले आते हैं। इसीलिए फिलहाल तो हम समझने के लिए कह देते हैं, लेकिन दोनों दो अर्थ है। मैं कुछ बात शुरू करूं, इसके पहले दो तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप जिस फलक से बात कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, जिस भारत से बात कर रहे हैं, वह इंडिया नहीं है। हेरोडोटस की हिस्ट्रीज के बारे में सब जानते हैं। कहा गया कि उसको वो फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया गया, इतिहास का जनक कह दिया गया। इतिहास का जनक नहीं था, वो हिज स्टोरी का जनक था। उससे अपनी बायोग्राफी लिखी थी और हमने उसको इतिहास समझ लिया। हमारा भ्रम यही शुरू हो गया।
सिकंदर के पूर्ववर्ती हेरोडोटस, टिकिटस मिलेटस, केसियस, सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के बाद के मेगास्थनीज, एरियन, कटियस, इन सब का नाम ले लीजिए आप, आपको ध्यान में आएगा। एक बड़ी धारा है जो हिस्टोरिकल राइटिंग में आई। E.H. कार को कहना पड़ा है, लिखना पड़ा कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में एक द्वंद्व खड़ा हुआ, एक भ्रम खड़ा हुआ, क्योंकि या तो हिस्ट्री समझे आप या तो इतिहास समझे आप। हिस्ट्री बहुत लिमिटेड कंसेप्ट को लेकर चलती है, बायोग्राफिकल पृष्ठभूमि को लेकर चलती है, उसकी सीमा बहुत संकीर्ण है। इतिहास का फलक बहुत बड़ा है मित्रों, इसीलिए इस फलक की बात करते समय इतिहास के बड़े फलक का आप जब नाम लेंगे तो शायद हम सही अर्थों में इतिहास की सच्चाई की बहुत नजदीक जाएंगे। इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं, विद्वानों ने यहां तक कहा है कि घटनाओं का संग्रह इतिहास नहीं। जो हम घटनाक्रम पढ़ाते हैं पाठ्यक्रमों में, वह इतिहास नहीं है, वह इतिहास लेखन की प्रक्रिया मात्र है। दिस इज ए ओनली प्रोसेस ऑफ इतिहास राइटिंग। मैं हिस्ट्री राइटिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं इतिहास राइटिंग कह रहा हूं। उसका निहितार्थ है वो घटनाओं के पर आधारित जो मानव का विकास है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। वास्तव में उसकी जो मानवता है मनुष्य की, उसका सार्थक रूप ही इतिहास में आता है। मानवता का जो इतिहास है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। घटनाक्रम, राजवंश ये गौड़ हो जाते हैं। इसीलिए इतिहास को पांचवा वेद कहते हैं, इतिहासो पंचमो वेदा कहा जाता है। और घटनाओं का जो मूल्यगत आकलन है, जो वैल्यू बेस्ड असेसमेंट है घटनाओं का, यह इतिहास का कोर है, इतिहास की मूल विधा है। और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तियों का समूह जो इतिहास में नहीं आता है, उसका सारा वैल्यू सिस्टम, सारा जीवन प्रणाली, मूल्यों को पहचानने की जो कालगत क्षमता है वो इतिहास में आती है। इसीलिए हम लोग जो आज इतिहास की अवधारणा है उससे थोड़ा अलग हट करके, अभी प्रोफेसर महेंद्र मणि जी कह रहे थे, इतिहास पुनर्लेखन की बात उन्होंने कही कि उस समय आ गया है जब हमको दुनिया का इतिहास लिखना है, भारत का इतिहास लिखना ही है, संपूर्ण विश्व का इतिहास लिखना है, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य है विश्व की मंगलता, विश्व का कल्याण। केवल इतिहास ही एक ऐसा विषय है मित्रों जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए प्रामाणिक इतिहास लेखन हमारा दायित्व है, हमारा मूल कर्तव्य है। इतिहास लेखन हमारी पूजा है, हमारी आराधना है, हमारी संध्या है, हमारी वंदन है। इसलिए हमने इतिहास पुरुष की कल्पना किया है, और जो प्रतिप्रातः हम जिसका पारायण करते हैं वो स्पष्ट कर देता है कि इतिहास की अवधारणा क्या है और कैसे ऐतिहासिक अनुसंधान के लेखन की बात हमको करनी चाहिए। आप सब अनेक अवसरों पर इस बात को सुन चुके हैं। इतिहास कुशाभास शुकरास्यो महोदर अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत पंकजाभरान्विता। ये जो हमारा इतिहास पुरुष है, इसकी हमने जो परिकल्पना किया है, इसकी शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है सृष्टि के इतिहास। आज भी हमारे विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बहुत छोटे इतिहास का हम अध्ययन कर पाते हैं। प्राचीन इतिहास की जब बात करते हैं तो वो भी एक सीमा रेखा बना दिया था ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। सिकंदर के भारतीय अभियान को सीता पेंकर कह करके कह दिया था कि भारत का इतिहास 325 पूर्व से ही शुरू होता है। उसके पहले के सारे इतिहास की जो क्लासिकल हिस्ट्री थी, हमारी क्लासिकल फेज था इतिहास का, उसको हम लोगों ने नकार दिया था। हम पुनः लौटे हैं। विगत 40 वर्षों से पूरे देश में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना इतिहास के तथ्यों का संकलन कर रही है।
प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव-गांव में इतिहास के जिज्ञासुओं के माध्यम से, इतिहास के आचार्य बंधु भगिनियों के माध्यम से, अध्येताओं के माध्यम से उस पूरे मिशन की ओर हम आगे बढ़े हुए हैं। हमें विश्वास है कि वो समय दूर नहीं है जब हम धीरे-धीरे अतीत के तमाम सारे पन्नों का हम उद्घाटन करेंगे। सृष्टि से इतिहास शुरू होता है। इतिहास ईसा मसीह से नहीं शुरू होता है। ये जो हमने ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह के पश्चात एसी और बीसी में हमने जो इतिहास का विभाजन कर दिया, यह ईसाई षड्यंत्र था हमारे लिए। कहीं भी इतिहास लेखन में कोई व्यक्ति जो है काली विभाजक का आधार नहीं हो सकता है। आज भी आप जानते हैं कि ईसाई समुदाय यह तय नहीं कर पाया है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था और उसके पहले उसके बाद की घटना को कैसे हम देखें। विभ्रम में डाल दिया हम। इसीलिए मैंने कहा था आपको, चार्ल्स ग्रांट का वह ऑब्जर्वेशन जहां से हमें इतिहास का भ्रम पैदा हुआ, और तो और इसकी इस पूरे तथ्य की गहराई में जाकर के 1995 में जो बड़ी पुस्तक सामने आई और जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इतिहास के तथ्यों के को लेकर के जो अर्नाल्ड टॉयनबी ने जो काम किया था, टॉयनबी ने साफ साफ कहा था कि जो इतिहास का विद्रूपीकरण हुआ है उसके मूल में ईसाइयत और इस्लाम की दुर्बसंधि दोनों ने मिलकर के इतिहास का विद्रूपण किया है, इतिहास को संकुचित किया है, छोटा कर दिया है। वास्तव में इतिहास तो सृष्टि से शुरू होता है। दुनिया में सृष्टि सबसे पहले कहां हुई, इसको पता लगाना है। इतिहास पुरुष की अवधारणा में इतिहासक कुशाभाषा कहा जाता है कि जो श्वेत वाराह कल्प हमारा है वहां सृष्टि शुरू होती है मानव की, और वह इसलिए वराहमुख है। मध्य प्रदेश के तमाम सारे पुरास्थलों से हमको वराह प्रतिमाएं मिलती हैं। वो सारी वराह प्रतिमाएं क्या है मित्रों? वो सारी वराह मूर्तियां संकेत देती हैं, प्रमाण देती हैं कि मेरी ओर देखो, मेरे साथ चलो, अतीत की ओर लौटो, मेरा गंतव्य देखो, मेरा मंतव्य देखो, मैं इतिहास हूं। ऐसे वराहमुख श्वेत वराह कल्प से हमारा इतिहास शुरू होता है सृष्टि का, और ऐसे उस जो हमारा इतिहास पुरुष का मुंह है, वह उधर उसका बड़ा पेट बहुत बड़ा है। कहा गया है कि शुक्राशु बहुत रहा है, बड़ा उदर है उसका। इस बड़े उदर में लंबा कालमान है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का कालमान छिपा हुआ है। आज भी जो पृथ्वी की आयु मानी जाती है 4 अरब वर्ष से अधिक मानी जाती है। एक लंबे कालखंड का जो इतिहास हमारा है वह इस दुर्बसंध के नाते लोपित हो गया। हम इतिहास के अनुसंधान की दिशा में बहुत पीछे हो गए। हमने तो बहुत बाद के इतिहास को शुरू किया, यहां तक कि बुद्ध के कालखंड के बाद के इतिहास को हमने पढ़ना शुरू किया। यह बड़ा गलत हुआ। और यहां तक कहा जाता है कि जो इतिहास पुरुष है उसके हाथ में अक्षसूत्र है, माला है। वह माला क्या है? वो कालगणना की माला है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है। कलयुग का कालमान है 4,32,000 वर्ष का। इसका दोगुना कर देंगे द्वापर हो जाएगा, 8,64,000 वर्षों का हो जाएगा। इसका तिगुना कर देंगे तो त्रेता हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो सतयुग हो जाएगा, 4 युगों को जोड़ देंगे तो एक बड़ा कालमान हो जाएगा और वह एक महायुग हो जाएगा। ऐसे 71 महायुगों की पूरी कल्पना हमारे हाथ थी। तो इस बड़े कालमान में न जाकर के हमको छोटे कालमान में घसीट दिया गया। इसलिए इतिहास लेखन की जो धारा थी, जो हमारे पूर्वजों की तलाश थी हमारी, उससे हम दूर हो गए। और कहते हैं पंकजा भड़ान्विता, पंक है, कीचड़ है। जो वराहमुख हमारा इतिहास पुरुष है वो पंक में है, कीचड़ में है। उस कीचड़ में कमल खिलता है। कमल के 3 भाग हैं,
एक भाग पाताल में है, एक भाग लोक में है और एक भाग ऊर्ध्व लोक में है। आप देखे होंगे कि मौर्यकालीन जो सारनाथ का स्तंभ है, उसको डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने पहचान किया है, कमलनाल कहा है उसको। और वह उस कमलनाल के ऊपर जो पेडेस्टल है, उस पर 4 पशु गतिमान है, हाथी है, अश्व है, सिंह है, वृषभ है। ये चारों दिशाओं के स्वामी हैं। हाथी पूर्व दिशा का है, अश्व पश्चिम दक्षिण दिशा का है, वृषभ पश्चिम दिशा का है और सिंह उत्तर दिशा का है। इस तरह से हमने पूरे अवधारणाओं को लिया था। जो हमारा देव मंडल है, जो हमारे देवता हैं, इसलिए देखेंगे आप सभी किसी न किसी पशु के साथ संबंध है। इन सारी अवधारणाओं को हमने नकार करके हमने बहुत संकुचित और सीमित अवधारणाओं को लिया। इसलिए हम प्रामाणिक इतिहास समाज का हमने नहीं रख पाए। इस पूरे भाव के साथ अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा हमारे इतिहास की अवधारणा वैदिक है। जो इतिहास की जो पूरी अवधारणा है, ऐसी घटनाएं घटित थी। तो इतिहास के 4 आयाम है मित्रों: देश, काल, घटना और प्रभाव, जिसको हम टाइम एंड स्पेस कहते हैं, जिसको हम इवेंट कहते हैं, जिसको हम इफेक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। ये 4 बातें इतिहास में होती हैं। तो अगर हम संकुचित कर देंगे इतिहास को तो हम बहुत छोटे कालखंड में बच जाएंगे। हमारा प्राचीन इतिहास बहुत लंबा है। मध्यकाल का इतिहास हमारा बहुत छोटा है, 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का है। क्या 500 वर्षों का इतिहास मध्यकाल हो सकता है? और लाखों वर्षों का जो इतिहास हमारा पड़ा हुआ है वह केवल एक कालखंड हो सकता है। 1761 के बाद या प्लासी के युद्ध को आप 1857 को उठावे तो वहां से बाद में जो आधुनिक कालखंड की आप काल करते हैं, ये भी बहुत छोटा है। 1773 में आप महाराज हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के बाद से जो इतिहास शुरू होता है, 1857 तक का कालखंड को उठाएंगे आप, 1857 के बाद 1947 को उठाएंगे आप, ये बहुत सीमित कालखंड है। ये घटनाप्रद है। ये इनमें इतिहास की मूल चेतना नहीं है। हमारी पीढ़ियों को देने के लिए धर्मार्थ का मोक्ष नहीं है। इसीलिए जो हेरोडोटस की हिस्ट्री का जो डिफिनीशन है, उससे अलग हट करके हमको भारतीय परिवेश में जो वैश्विक मंगलता के साथ हमारे यहाँ अपनाई गई थी अवधारणा हमारे शास्त्रों में है, हमें उसे देखना चाहिए। और कहा जाता है धर्मार्थ का मोक्षाराम उपदेश समन्वितम कथा युक्तम पुरावृतम इतिहासम प्रचलित। धर्मार्थ का मोक्ष जिसकी पूरी चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में आती है, धर्म समन्वित है, उपदेशों में आती है, हमारे यहाँ अनुशासन में आती है, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में जो हमारे यहाँ कुलपति का उपदेश होता है, वो तैतृ उपनिषद का मंत्र आज भी जीवंत है, सत्यम बद धर्मम चर। हम कहाँ भूले हैं इसको। तो इतिहास के फलक पर आकर के क्या हमने सत्य का अवलोकन कर लिया? स्वाधीनता के बाद हमारे महापुरुषों ने ये विचार किया था कि इस भारत का बोध वाक्य क्या हो, तो उनके सामने कुछ और नहीं दिखाई दिया। उनके सामने केवल दिखाई दिया मांडू जिस बोधवाक्य के साथ सत्यमेव जयते था। वास्तव में जो इतिहास है वह सत्यपरक इतिहास होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ इतिहास। इतिहास का आधार सत्य है। तो इस सत्य के अन्वेषण का काम हम करने जा रहे हैं। इसीलिए हमारी ये पूजा है, हमारी प्रार्थना है, ये हमारी आभा है, विभा है, जगत का आलोक है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इतिहास प्रदीप है ना मोहा वर्ण घातिना। इतिहास क्या करता है?
इतिहास का जो प्रदीप है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो आलोक है, उसकी जो आभा है, वो क्या करती है? अज्ञान के रूपी मोह का आवरण को नष्ट करती है। और ये कैसे करती है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जो लोक गर्भगृहं कृतस्थम यथावत संप्रकाशते, लोक गर्भ में, समाज के गर्भ भीतर जो तमाम सारी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, तमाम सारे रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनका प्रकाशन करके हम इस अज्ञान के अनावरण को नष्ट कर सकते हैं, इतिहास के ज्ञान को हम प्रदीप्त कर सकते हैं। तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। इस बड़े भाव के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो पूर्व वृत्त है, कथा वृत्त है, ये सारे आ जाते हैं। इसीलिए इतिहास के अनुसंधान का जो सही मॉडल है, जो सही प्रतिमान है, वो पौराणिक अनुसंधान का है, जहां कहा गया है साफ साफ कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशम मनमंत्राणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचरक्षण। सर्ग सृष्टि का इतिहास, प्रतिसर्ग विभिन्न युगों का इतिहास, विभिन्न वंशों का इतिहास, मनमंत्रों का इतिहास, इन सबको पुनरावृत्त करना है। अभी तो पिछले 20-25 वर्षों के प्रयास के बाद इतना हुआ है कि जब से हमने वैदिक वांग्मय का कि प्रामाणिकरण की दिशा में हमने काम किया है, 1985 में आपको ध्यान में होगा कि श्रद्धेय श्री मोरोपंत पिंगले, पद्मश्री डॉक्टर विश्वेश्वर वाकणकर, इन सबकी पूरी टीम ने एक बड़ा काम किया। जो वैदिक सरस्वती नदी थी उसका उद्घाटन किया, उसको प्रकाशित किया, उसके सारे धाराओं को खोजा और वेदों की प्राचीनता सिद्ध हो। यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम अगर कोई वांग्मय है तो भारत में लिखा गया है और वह ऋग्वेद है। यह विश्व धरोहरों की सूची में परिगणित हो गया। मध्य प्रदेश का यह भी सौभाग्य है मित्रों कि जहां दुनिया एक और एशिया माइनर के आसपास के क्षेत्रों में हमारे अर्ली मैन को, हमारे पूर्वजों को देख रही थी, जिसको बीएमएसी कहते हैं, बैक्टीरिया मार्जिना अटल कंप्लेक्स कहते थे, अब वो शिफ्ट हो गया है, वो चला गया है भीमबेटका की ओर, मध्य प्रदेश में चला गया है। आज भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव्स हैं जहां मानव के निवास हैं। बहुत पहले भोपाल सर्किल के हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे एपी सागर साहब, उनका शोध पत्र इसी पर पढ़ा गया था भोपाल में। उन्होंने पढ़ा था कि उस दिन दूर नहीं है जब सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के जनों के बारे में जब पहचान होगी कहां से आए थे, तो वास्तव में वो मध्य क्षेत्र से गए थे, मध्य प्रदेश से गए थे, यह बात सिद्ध हो जाएगी। ये सारा जो माइग्रेशन थ्योरी है, ये सारी शिफ्ट होने वाली है हमारे आपके अनुसंधान के माध्यम से, हमारे आपके शोध के माध्यम से, और इतिहास के कायम विराजमान जो हमारा विराट वपु है, जो हमारी आंखें हैं, हमारे नेत्र हैं, जो शरीर हमारा है इतिहास पुरुष का, इसको हमको अनावृत करना है। इस बड़े फलक के साथ हम स्रोतों का संकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जाएंगे। एक और बात भी आपके सामने, आप सबके संज्ञान में है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का वह दृष्टांत मैं आपको रखूंगा सामने, जो बड़े फलक पर इतिहास को ले जाते हैं। आचार्य कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, आचार्य थे, और जो उनका सारा परिवेश था उससे आप परिचित थे। मौर्य सम्राट के महामाते थे। वो लिखते हैं अर्थशास्त्र में कि पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इतिहासः। इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी इतिहास के आयाम हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में जो नई अवधारणा की बात आती है मित्रों, हमें लगता है इनको शामिल करना चाहिए। बिना सम्मिलित किए हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अन्याय होगा हमारे साथ,
और इसलिए भी अन्याय होगा कि कहीं भी इतिहास लेखन में यह धारा नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करता है। ये जो बात की धाराएं आई, इन धाराओं को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, क्योंकि जो बड़ी अवधारणा है वो पृथ्वी की अवधारणा है। हमने जो इतिहास की बात कही है और पूरी पृथ्वी की बात कही है। हमें संपूर्ण पृथ्वी का इतिहास लिखना है। भारत उसका केंद्र में है, क्योंकि भारत प्रज्ञा भूमि है। भारत बिल्कुल अद्भुत है। पुराणकार कहते हैं, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि सर्वेषां भारतम भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सारे देशों में, सारे क्षेत्रों में भारत ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी चर्चा करते हैं वो बाद के पुराणों में भी, जहां दो ऋषियों का संवाद है। एक ऋषि कहते हैं कि अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने। हे महामुने, आज भी जम्बूद्वीप भारत ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं क्यों? उसका उत्तर देते हैं कि यतो ही कर्म भूमिरियम अन्नो ही भोग भूमिया है, क्योंकि यही वो कर्म भूमि है, ये सारी भोग भूमिया है। तो भारत की इस कर्मभूमि से हमको इतिहास की अवधारणा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यही वह टूल होगा, साधन होगा, जिसके नाते जो संकलित होगा। ये सारे संकल्प मंत्रों में हमारे यहाँ आज भी जीवित है, प्रचलित है। उनका हम संकलन करें, उनका इतिहास लेखन करें, पाठ्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने सामने रखें। विभिन्न सारे माध्यमों से उनके अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है हम इसको यथार्थ को आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह पूरी अवधारणा इतिहास लेखन को लेकर के ही है, अनुसंधान को ही लेकर के है। क्योंकि अनुसंधान तो सत्य का होता है और सत्य इतिहास है। इसलिए मैंने कहा था, ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ इतिहास, ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। उस सत्य को, उस इतिहास की सत्यपरकता को और जो इतिहास पुरुष है उसको नमन करते हुए, आपके भीतर बैठी हुई उस इतिहास की जीवंत आत्मा को नमन करते हुए, आप सबके इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सबको धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था, एक नायक बनो, सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। ये वाक्य आपके ऊपर पूरी तरीके से चरितार्थ होता है। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने और जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं, आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, आपने इतिहास क्या है और इतिहास की अवधारणा के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको समझाया और बतलाया है। आपने इतिहास के 4 आधार बतलाते हुए बतलाया है कि इतिहास आलोक है, इतिहास प्रकाश है, इतिहास ऊर्जा है और आधार है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। और अंत में आपने बतलाया है कि इतिहास सर्वस्व है और इतिहास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे मुख्य वक्ता। मैं यही कहूँगी कि आप जैसे महान व्यक्ति या व्यक्तित्व जो हैं वो हमको और हमारे महाविद्यालय के लिए आपने समय दिया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके बताए हुए पथ में हम सबका ये हमेशा चेष्टा रहेगी कि हम लोग आगे बढ़ें और हमेशा सफलता पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे जो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय हैं मिस्टर रॉबर्ट वेलॉग, जो कि बुडापेस्ट हंगरी से जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में जो परिचय है वो हमारे
हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय के बारे में उनका परिचय बतलाएंगी। और मैं यहाँ ये बतलाना चाहूँगी कि आज का जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ है वो प्रियंका जी की ही वजह से हुआ है। उन्होंने ही हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को परिचय कराया और हमारे इस वेबिनार में हमें उनका प्रोग्राम करा के हमें गौरवान्वित किया है। तो मैं प्रियंका निरुपम जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रियंका निरुपम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या सभी मुझे सुन सकते हैं? थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग Thank you so much, ma'am, for having me here. I think it's a great pleasure and honor to, I think, be a part of this international webinar. Thank you. And yeah, thank you so much for inviting me. And it was a great pleasure to listen to Vishwakarma sir. You know, I just went back to my college days when we used to discuss EH car और भी जितने नाम उन्होंने mention किए, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के और सौभाग्य है कि उनको सुनने का मौका मिला. So thank you, sir, for enlightening us. And I'm feeling extremely happy and proud to introduce before you Mr. Robert Balogh. Mr. Robert Balogh has graduated from University of Debrecen, Hungary. Since he was interested in medieval and early medieval urban history, he studied medieval and early modern European history at University of Debrecen. He has a master's degree from University of Pisa. In 2011, Mr. Balogh received a scholarship from ICCR and conducted research at the prestigious Jawaharlal Nehru University in New Delhi, India. In 2014, he joined as a research fellow at the Institute of Hungarian Academy of Sciences, where he focused on the history of forestry in the post-1947 era in Hungary. He has submitted his PhD dissertation at the University of Debrecen, Hungary, which primarily focused on the interaction between global and the regional changes driving the Anthropocene epoch and forest management in the Carpathian Basin between 1860 and 1975. Since 2019, Mr. Balogh has been a research fellow at the Institute for Central European Studies at the University of Public Services in Budapest, Hungary. Some of his research work has been published by prestigious publishing houses and journals. Thank you so much, sir, for joining all of us. And I request you to take over. Mr. Balogh. Thank you very much for inviting me, and thank you for the kind introduction. It's great to be back in India after so long, after many years, actually. So I'm going to share my screen to let you see the presentation that I like to present. Wait 1 second. Yes, sir. आवाज तो आ रही है? हाँ. Yeah, just 1 second. I have to go back to. Sir, मैम वो अपना PowerPoint presentation slide show करना चाह रहे हैं. अच्छा अच्छा. PowerPoint की. Could you please give me the right to share the screen? ये जी जी मिस्टर साहू जी. हेलो. यस मैम. सर को आप को होस्ट बना दीजिए तो पावर पॉइंट वो लगा देंगे. ओके मैम. हो गया मैम, हो गया. हाँ. Is it visible now? Yes. Okay, thank you. Yes, sir. Start from the beginning. So I thought I would talk about 3 issues, basically, which came up during my research in the past several years, like maybe 6-7 years that I have been kind of a historian professionally. So my title is In Conversation with Sources, so I will focus on
how we can interpret and why should we interpret historical sources. And I focus on representation, scales, and places. These will be the three main issues. And I will go through three different places also, with two different continents, starting in India. What you see in this screen is actually already the archives, the Tata Steel archives from Jamshedpur, where I began my research in 2012. And there my main question was actually about how the ideas about the labor force, how the ideas about industrial work itself influenced welfare policies, welfare measures, especially those related to food distribution and food policies. So fortunately, I soon found out that I wasn't the first one to ask this question. In fact, already in 1921, the company itself, so Tisco, which is now it's Tata Steel, but at that time it was Tata Iron and Steel Company, already inquired into the same question and invited a British, well, Anglo-Indian expert, Mary Gladys Broughton, who was a female, to examine the possibilities of extending welfare work in Jamshedpur. And this is how she started. What you see now is the first page of her report. Basically, she started with defining different castes and different ethnicities in India, as it was a customary thing for colonial administrators and colonial well, experts as well, it seems. So there was nothing new in this. Yet she got into an argument with the management, and the management didn't accept any of her recommendations. That was the first surprising thing for me. Even though her supervisor was also a very prestigious person who became the representative of India in the International Labor Organization after the First World War. So this person you can see is Atul Chandra Chatterjee. So basically, Atul Chandra Chatterjee recommended Broughton's findings to the company, yet the company didn't accept anything. And I was curious why this happened and what does it have to do with ideas about work and labor force. And the surprising thing was that it seemed that there was no difference between the basic ideas that Broughton had and the company had, because this is the next page is what you see, the company's response to Broughton's report. And they also say that, well, the basic problem that they find that Ms. Broughton doesn't know enough about how many classes and castes there are in the plant and how difficult it is to manage such a labor force. So it is strange because actually Broughton herself started with the same point, that there are so many castes and ethnicities in the work that makes welfare organization very difficult. So there was no difference in their basic ideas, yet the company rejected anything that Broughton said. So I was asking, okay, why is it so? And of course, we are at a very different, very difficult, very complex source actually right here, because Atul Chandra Chatterjee, who I mentioned was the supervisor, Broughton's supervisor, was not only her supervisor, but would soon become her husband, actually in 1925, so only 4 years after this report was submitted. And also, of course, it was not a usual thing to have a female expert at an industrial company giving suggestions. So it was a very complex source actually, and a very complex negotiation between different positions, even though everyone involved was kind of part of the colonial administration. They had very different positions and they represented different points in the hierarchy of colonial India. So you can see here who gave the report. It was her. She became a barrister actually in 1933 and became an expert on divorce during World War II especially. So she was one of the first female experts actually to be employed as a barrister and in an industrial setting. She published a monographic study on labor in India in 1924. And her husband, also her supervisor, was Sir Atul Chandra Chatterjee, who
who at this point, what you see on the right, is in London in 1925, when he received a high position in the administration, and he became a diplomat, basically representing India in London. And on the left, you see him at a much older age. So as I mentioned, he also became a representative of India in the international organizations, mainly the International Labour Organization, which became a powerful, actually a quite influential body after the First World War. So I gave this example to kind of let you see that it's very important for sources to assess what kind of lens the actors are looking through. So what kind of racial ideas, what kind of other notions and prejudices they have in mind, who are they looking at, or what do they see when they look at someone about whom they are talking about. So for example, in this case, what the managers thought about Mary Gladys Broughton as a female expert, what her would-be husband thought of her as an employee, and how both of them saw Indian society and the industrial society as very sharply divided along caste and ethnic lines, and that were actually kind of incompatible with each other. And they saw that these divisions are the key that limit the possibilities of welfare work. So basically, they argued that the coolie labor force, the coolie labor regime, makes it completely pointless to establish anything permanent, because the coolie labor force is so fluid, they come and go, and the companies cannot rely on them, yet they have to employ coolies because that's what is available in the region. We are, of course, in the contemporary Singhbum district. So basically, complexity means that actors have access to different sets of information, and this is the first thing that we have to take into consideration when we talk of sources, I think. And this is just a small advertisement about this study. I mean, if you are interested to read more about what happened to this report and what was the context of the report, it's recently published in this volume, Food Culture Studies in India, by Springer, and it's in 2021. The second thing that I would like to talk about is the importance of scale in assessing sources and in assessing situations. So I start with a map about the Cold War era. It's post-Second World War division, where you see the red, of course, is the East, the Soviet-dominated Eastern Bloc. You see the blue as the US-dominated Western Bloc, and you see many other affiliated countries or non-allied countries on the map also. And I bring this map to tell you that this is how we think of the post-Second World War world. This is what first comes to our mind when we think of 1945 and the beginning of the new era, which where the key actors are the US and the Soviet Union. Yet very recently I analyzed some sources which actually overwrite this story and make it look much more complicated, much more interesting in a way. So I would say that the studying of international organizations is a very good opportunity to look beyond these very usual divisions or the binaries that we have in our mind. If we combine studying international organizations and development, for example, food shortage, or how these organizations try to tackle food shortage, then we come to Forgotten Histories of Central Europe, kind of different story of what happened in the post-war period in 1946, 1947. So I looked at the archives of this organization called the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, which was a short-lived organization. It existed only between 1944 and 1947, yet, as I would briefly present, was a very important one. It was
it was actually the first major international development organization which arranged which managed to solve a very difficult logistics task, because it carried all the surplus material that was produced in post-war United States, and partly in some parts of Northern Europe as well, like Norway and Denmark, and transported it to the eastern part of Europe, which was at the time experienced hunger and a very serious lack of resources of any kind. Hello, can you hear me still? Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, thank you. So the UN Relief Administration produced several reports about Eastern European countries involving Hungary. So these reports are located in New York in the UN archives. This is where I found them. As this one says, the food situation in Hungary is very bad. And they also emphasize that behind this, we find weather anomalies, weather conditions which were the most difficult in the past 50 years, and which resulted basically in shortage of any kind, coal shortage, food shortage, impossibility of transport. And it also mentioned, well, these reports also mentioned that it was not only about the winter of 1946 and 47, but also the summer of 1946 was very dry. So the food production was much below necessities and much below expectations. And we very often forget, well, there is no discussion on this going on right now, that actually the post-war period was very heavily influenced by this weather anomaly and the resulting food shortage. And this was behind the political decisions in many times. So, for example, this is a weather report about the summer of 1946, where I'm not sure how well you see it, but actually the lighter shades, the lighter colors are showing the dry areas, which is the vast majority of the country. That is the map of Hungary here. And you can only see very narrow stripes where actually there was rain. And on the other hand, where you see these stripes, the stripes are very dark, which means that in those places it was too much rain. So it was in those areas, it was the rain which destroyed the crops. In other areas, it was the drought. So 1946 was actually just before the Soviet Union really took over the region. Was an extremely then at that time the eastern part of Europe was actually in crisis, and this is something that we really have to take into consideration when we assess what happened, what really happened in those years. So you see in this chart is actually prepared by the UNRRA itself, that it had to cover the majority of foodstuffs requirements from July to September 1946. So, for example, in terms of fat, which was a basic requirement, especially considering the harsh winters, you see that 73% was supplied by UNRRA. And in terms of sugar also, you see 67%. So that means that the majority of the calorie requirement was actually coming from outside. It couldn't be produced inside the country. And it is not only true of Hungary, it is true of the whole region, and it's true of the Soviet Union as well, actually. So, and it's also an important, apart from taking weather and food shortage more seriously when talking about the beginning of Cold War, we also have to take into consideration who actually worked for UNRRA, who were the people who were supplying all these materials, and what were their ideas. So in the case of Hungary, it's very interesting that the head of the mission in Budapest, which was not a big mission, but still, as you saw from the charts, was doing a very important task, supplying the country with a lot of calories needed. You see that it's actually, well, it's on the left, on the photo on the left, you see a lady in uniform. That's that's Lucy Adams, and she was the head of the mission in those times, from where you see the chart, from the summer of 1946 until the summer of 1947. And on the right, you see her as well, some years earlier,
she was working for the Navajo administration in the United States. So she was a kind of anthropologist working for actually in improving the educational institutions for Navajo Native Indians in the United States. And her anthropological attitude is very important because, well, Hungary was an enemy country for many years during the war. And it required a kind of open mind and really a sensitive person to not to see Hungarians as former enemies, but see them as people who need assistance. And she really pushed hard to request more food and more assistance from the London regional office of the UNRRA. And this is also a forgotten story. No one really talks about it. No one really thinks, no one really, it doesn't come to mind that actually it was an American person who was having an impact in contemporary Hungary. It was not only the Soviet Union, which had a serious impact on how things evolve in the country. So those two forgotten stories come through an international scale, a global scale view of developments, and through studying international organizations. I think it's a very important exercise that we keep in mind the importance of scales. I summarize here these points. So yeah, it also clarifies the scope of actors. We can see that while the American mission, whether the UNRRA mission actually had a scope of independent action in contemporary Hungary, despite the fact that, of course, it was the Soviet army which was already inside the country, and they controlled, they could control many things, but still there were other actors which acted independently. So the third point that I would like to bring here is the importance of places and places as archives, especially if we study this epoch, which is called the Anthropocene. You know, it's the many historians and many other scientists think that humans have begun to change the Earth system as such in a way which is not reversible, so that humans actually became a geological force. And this is why they came up, well, a commission of geologists came up with the term Anthropocene, which would replace the time that we live in, which is officially the Holocene still. So I began to work with this concept and try to apply it to Central Europe and especially to Hungary. You see the regions within Europe, and you can see where Hungary is located here. And I studied first, when I started working with the Anthropocene concept, I studied an area which was very close to the Austrian border, but still in Hungary. It is called the Vas County. It's a county which is not very big, but quite important in terms of vegetation, because it is the only place in the country where you have pine tree growing naturally, so without having to be planted there. And one of the species of pine was very important for development in the post-war era. So we are still in the Cold War, and we are actually progressing in terms of time towards the 1950s and 1960s, because pine tree is a major source of industry and was a major source of industry already back in the post-Cold War years. And one of the projects of where the newly established state socialist regime in Hungary was to prevent, you know, try to import less of pine and try to produce more of it domestically, so that the budget deficit can decrease. And you see the major forester involved in this project. This photo is from 1954. So he began to experiment with a large plantation. How, like, his task was basically to produce a plantation which produces seeds, pine seeds, and that could be planted everywhere else or in many other parts of the country. And also he established a connection with Germany, with the eastern part of Germany. This photo is actually from there, right on the left, because Germany is the most important source of pine trees. Is the country which has the most, the longest experience with producing
pine trees in a plantation-like manner. So basically, this is the plantation that came about, where as a result of this forester's work, in 20 years he managed to get to this. It took so long because, as I mentioned, most trees, most pine species don't grow domestically, and it's very difficult to find the one which actually survives in a much lower height, because where pines would go up to would grow in European context would grow above like 800 meters or 900 meters, where Hungary doesn't have many locations which are above 800 or 900 meters. So it was a difficult task to solve. But actually, they managed to, these foresters managed to gather the trees. I show on the map where the trees were coming from. So they came from a very small region, actually. And they all ended up in the north. As you see here, this is where the plantation actually came into existence. And this was very important because it was a major landscape change venture, not only for the region. Of course, for the region, it also changed many locations. But as you will see in this map, actually these seeds were transported and planted in many other locations. And the large project began, which lasted like 20 years during the state socialist times, and a result of which is already visible now, that we have a climate change, and these pine forests are actually not resistant enough, and they have to be replaced with something else. So basically, even though the pine project in Hungary seemed to be a success, for a long time it seemed to solve the problem of importing very expensive timber. With the climate change and with the advance of the Anthropocene, it seems to be a failure, and it also shows that that there is limit to anthropogenic intervention. Even though the foresters had decades of experience, they still couldn't predict exactly what would happen with those plantations, and they couldn't prevent them from degradation, basically. But at the same time, the story of the pine is not only a story of failure or of miscalculation. It's also a story of how to cross again the Iron Curtain, how to look beyond the Cold War, because this project had, as I mentioned, had contacts in Eastern Germany, which was the major source of seeds, but also the same forester tried to import trees from the United States, from France, and from many other areas which had experience with similar species. And with this, he also reached to countries which were considered neutral at the time, like Finland. Finland, of course, is a major place where pine grows. So basically, this project generated an international network, all located at a very small spot. These are really small villages, actually. Even the largest town, this one, has no more than 100,000 inhabitants, like 1 lakh inhabitants. So in a small place, you had a lot of international activities taking place, a lot of tree species and trees coming in from all over Europe and also from the United States. So basically, the Iron Curtain was just very often they could disregard the Iron Curtain and could overcome the Iron Curtain. So this is one of the processes, one of the important processes of this whole project. The key was actually to find the trees, find the seeds which were adaptable to the conditions in Hungary, and for this different kind of had to join together, had to be mixed in a way. Right now, this is how the botanical garden looks like, where the initial experiments were taking place. And this is also to emphasize that this place was not only a place of scientific experiments, but also of beauty, of aesthetic goals. Actually, the foresters consciously tried to make it into a garden. So they didn't only imagine themselves as
engineers trying to overcome important problems of state budget and of biology, but they also saw themselves as gardeners who need to produce beauty and need to understand plants, need to cooperate with plants. Actually, that was the main idea. So again, to summarize this last point, this last story about the importance of places. As a form of knowledge, forestry carries attention because as much as it wants to be sustainable, of course, it is production oriented. So it's very difficult to actually come to terms with both goals. And it is also about the interaction between local specificities, specific conditions, and global ideas of production, as we see in the case of timber and in the case of pine trees. And it also, well, this whole project showed the extent of human impact, as I mentioned. It really changed many localities and really changed the way Hungary looks, Hungarian landscape look. If you go around, you find pine trees in many places, despite of it not being natural in a way. It also, but at the same time, as we saw, the project showed the limitations of the targeted anthropogenic interventions. On the long term, it couldn't succeed. It didn't succeed. There was always something that was out of sight, and it's not because the foresters didn't know enough. It's the nature of these interventions, the nature of anthropogenic intervention. It's always limited. And it also tells the story, as I mentioned, that the Anthropocene is not a story of West and East, because there are so many interconnections that you cannot really cannot talk about a separate state socialist Anthropocene and the Western Anthropocene. You have to talk about them together and look at their look at the interactions that they had. So these were the three main stories that I wanted to share with you. I don't know how am I with time, but do I have more time or is it okay? Should I stop? Hello? Ma'am, Srivastava ma'am. Robert Singh. Yeah, I'm basically done. So if there are any questions, I'm happy to answer them. I come out from I stop sharing. कोई भी अगर स्टूडेंट्स या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है. Oh, thank you, sir. I thank Mr. Robert for giving us time and joining the webinar. His speech was inspiring and knowledgeable. Thank you, Mr. Robert, and good day. Thank you. अभी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो शोध के बारे में दी, और वो स्वयं जो है ICCR स्कॉलरशिप के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से उन्होंने 2 साल का रिसर्च जो है वो इंडिया में किया है, और यही उन्होंने शोध के बारे में जो उन्होंने शोध किया है उसके बारे में भी उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से और एकदम से हम सबको जो है उन्होंने अपना रिसर्च भी बतलाया है. तो बहुत हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है. आज के इस कार्यक्रम में मैं अब अंतिम पड़ाव. हाँ बोलिए. मेरा क्वेश्चन रॉबर्ट बालोग से है. रॉबर्ट, I wanted to ask what were the kind of problems that you faced while retrieving sources when you were working in जमशेदपुर. किस तरह की दिक्कतें आपको आई थी क्या इस तरह की दिक्कतें कि आपको सोर्सेस ढूंढ पाने में जो आप शोध करना चाह रहे थे तो उसमें दिक्कत आई थी क्या? Did you find any problem in retrieving the sources while you were working at Jamshedpur? You know, when you were working on Jamshedpur, the colonial food history. Yeah, it was a very special archive because it was a private archive, not a state archive.
So of course I was at the mercy of archivists. You know, they were not obliged to give me anything. They could really handpick what they wanted to distribute to researchers and whatnot. But I was lucky. I think, yeah, the key was there to kind of gain confidence that I would not use these sources for any other than research, and I have historical research questions in my mind. So I really wanted to know more about the relationship between ideas of work and the welfare institutions. So yeah, the difficulty was to establish a trust with the archivist, because it's a private archive, so it's a very special one. There are not many archives like that. It's very big. It's really like it has a material from 100 years, but it's a private one. And okay, thank you so much. किस नाम से है? आज के कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में मैं आभार की ओर अग्रसर होती हूँ, और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय और हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से। आपने जो अपने इतने व्यस्तम क्षणों में जो हमें समय दिया, मैं आपकी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन वेबिनार तो ठीक है, लेकिन आप स्वयं आपने ये कहा है कि आप आएंगे, और हम लोग महाविद्यालय में हमेशा ये सोचेंगे कि आप समय दें और हम लोग यहाँ रीवा में आप लोगों को आपको बुलाएं और सेमिनार जो है इंटरनेशनल लेवल का करें। और आपको बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ मैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि रॉबर्ट बोलॉग, जो कि बुडापेस्ट हंगरी से जुड़े थे, जिन्होंने बहुत अधिक समय दिया। जैसा कि हमें सबको मालूम है कि इंडिया से हंगरी 4-4.5 घंटे जो है वो पीछे चलता है, तो मॉर्निंग के समय आपने हमें दिया, और आपने यहाँ इंडिया से जो आपने रिसर्च किया उसके बारे में आपने पूरी बात बतलाई, और शोध में क्या क्या समस्याएं आती हैं और आपका शोध किस प्रकार से आप कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, जो हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप हंगरी से और हमारे इंडिया में हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस वेबिनार में आपने इतना समय दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आदरणीय महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीता सिंह मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और जो हमेशा ही हम लोग के महाविद्यालय कार्य करती है और हम लोग को सभी को प्रोत्साहन देती हैं। और साथ ही हमारे सभी आदरणीय प्रोफेसर जन एवं सहयोगी और सभी प्रतिभागी, मैं सबका हृदय से आभार, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारे दिल्ली से प्रियंका निरुपम, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, मैत्री महाविद्यालय दिल्ली से हैं,
मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे इस नेशनल वेबिनार को इंटरनेशनल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और मैं इनके बारे में ये बताते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ कि आप जो है कुचिपुड़ी डांसर हैं और हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं दिल्ली में, और साथ ही आपने इंडिया के हर कोने में जो है वो प्रोग्राम अपना दिया है, और आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कटक प्रशासन की ओर से नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। नेशनल नृत्य शिरोमणि का भी अवार्ड आपको मिला हुआ है। मैं ऐसी सुशील प्रियंका निरुपम जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो लगातार मेरे साथ एक हफ्ते से लगी हुई है, और उन्होंने ही हमारे जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं उनसे टाइम दिया, और पूरा जो कनेक्शन था वेबिनार का, तो वो हमारे प्रोफेसर प्रियंका निरुपम जी की वजह से ही हुआ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार है हमारे साथी प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, जो गुणवत्ता पोस्ट संयोजक है और हमारे विभाग के प्रोफेसर हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने पूरे समय हमारा सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आभार है हमारी सहयोगी प्रोफेसर जो हमेशा इन विभाग के कार्य करती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग देती हैं। साथ ही आभार है प्रोफेसर अमरजीत सिंह जो वर्ल्ड बैंक और रूसा के संयोजक हैं। महाविद्यालय में आप हमेशा ही महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में आप अग्रसर रहते हैं। आपने पूरी तरीके से हमें समय दिया और साथ ही आपने पूरा तकनीकी सहयोग जो है आपका रहा है। मैं प्रोफेसर अमरजीत सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं पूरा स्टाफ का आभार है ठाकुर नरमन सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर अजय शंकर पांडे, प्रोफेसर सुशील दुबे, प्रोफेसर CM मिश्रा जी, प्रोफेसर पूनम मिश्रा जी, जिन्होंने पूरे समय रह करके इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं अंत में पुनः जो हमारे तकनीक सहयोगी हैं और शेखर ब्रह्मदे जी असिस्टेंट प्रोफेसर छिंदवाड़ा है, और उनके माध्यम से विनय साहू जी ने पूरा तकनीक सहयोग दिया, और हमारे यहाँ के कर्मचारी लालमणि कुशवाहा जी और अमर कोहली जी और हमारे कुछ रिसर्च स्टूडेंट, क्योंकि उनका नाम ये माने जो है ये काम अधूरा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में अभी हम लोग का भी ये पहला कदम है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल वेबिनार हम लोग कर पा रहे हैं। तो तकनीकी सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और साथ ही मैडम माइक म्यूट हो गया आपका। मैडम माइक म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही है। मैडम आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया है। विभा मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। द्विवेदी सर आपके माइक से ही आवाज आ रही थी मैडम की। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। द्विवेदी सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपके मोबाइल से ही मैडम की आवाज आ रही थी। मैडम का शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, हेलो। हाँ मैडम। हाँ, आभार की कड़ी में मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने मुख्य अतिथि महोदय एवं प्रमुख वक्ता प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। आपने अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे विशिष्ट अतिथि रॉबर्ट बोलाग, जो कि बुडापेस्ट हंगरी से थे, उन्होंने भी एक अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और साथ ही मैं प्राचार्य महोदया प्रोफेसर नीता सिंह मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि हमेशा ही हम सबको आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रोफेसर जो भी प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर जन और सहयोगी हमारे साथ थे, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ दिल्ली से प्रियंका निरूपम, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, मैत्री महाविद्यालय, जो दिल्ली से है। उनके बारे में जैसा कि अभी वैसे मैंने बताया था, हो सकता है कि आवाज और जो कि नेशनल नृत्य शिरोमणि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कटक प्रशासन की ओर से उनको मिला हुआ है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके माध्यम से हमारा ये वेबिनार, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार संभव हो सका है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रोफेसर महेंद्र द्विवेदी, जो गुणवत्ता प्रकोष्ठ संयोजक महाविद्यालय के हैं, जिनके निरंतर सहयोग से ही ये वेबिनार जो है वो सफल हो सका है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर प्रोफेसर सुधा सोनी जी का, जिनका हमेशा ही सहयोग के लिए रहा है और हमेशा ही उनका हमारे साथ सहयोग बना रहता है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रोफेसर अमरजीत सिंह, जो कि वर्ल्ड बैंक और रूसा के संयोजक हैं, और उन्होंने पूरा समय दिया और साथ ही तकनीकी सहयोग जो है उन्होंने दिया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। महाविद्यालय के पूरे प्राध्यापक एवं स्टाफ का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही ठाकुर रणवन सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर अजय शंकर पांडे, प्रोफेसर सुशील दुबे, प्रोफेसर सीएम मिश्रा, प्रोफेसर पूनम मिश्रा, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ शहडोल से प्रोफेसर आरती झा, प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव, डॉक्टर हर्षवर्धन और अंकिता श्रीवास्तव जी का, जो पूरे समय जिन्होंने अपना समय दिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और आभार आभार की श्रेणी में मैं अपने पतिदेव श्री विजय बेंजामिन जी को भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूरा समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। आभार है विनय साहू जी का, जो कि छिंदवाड़ा से बैठ करके उन्होंने तकनीकी सहयोग दिया, और शेखर ब्रह्मण्य जी असिस्टेंट प्रोफेसर छिंदवाड़ा है, जिनके सहयोग से कार्यक्रम हो सका। आप सबका आभार, जिन्होंने यहाँ पर हमें पूरा सहयोग दिया। हमारे कंप्यूटर तकनीक सहयोग में लाल बिहारी कुशवाहा जी हैं, अमर ओहरी जी जो कि अतिथि विद्वान हैं, और हमारे कुछ पीएचडी स्टूडेंट जिन्होंने सहायता दी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में जो ऑनलाइन वेबिनार है, तो उसके लिए मेरा ये था कि लगे रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। तो आप सबके सहयोग से सफलता मिली, और अंत में मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और कुछ लाइनों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। जैसे कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी मंजिल मिलती है, उसे वैसी मंजिल मिलती है। और आगे है, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना, असंभव से आगे निकल जाना। और अंत में मैं महानायक विवेकानंद जी के इन लाइनों के साथ कार्यक्रम का समापन करूंगी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और अंत में मैं कार्यक्रम के समापन में
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।